हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि जो हमारा चल रहा था बेसिक सीरीज़, कल कुछ प्रॉब्लम के कारण बेसिक सीरीज़ नहीं हो पाया था कंप्लीट, तो आज हम लोग उसी बेसिक सीरीज़ को फिर से शुरू करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या होता है। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल पे अगर अभी नए हैं और देख रहे हैं हमारा वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे अंत तक देखिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक सीरीज चल रहा था वो बेसिक सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले थे वर्ब का बेसिक। ठीक, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, जानेंगे कि वर्ब का बेसिक में वर्ब को कैसे टैकल किया जाता है, वर्ब से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सारे चीज़ को जानेंगे। फिर जब वर्ब का बेसिक खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम कोई चैप्टर का शुरुआत करेंगे और वो चैप्टर आप लोग जो चैप्टर बोलिएगा उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए कमेंट में लिखिए कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक वर्ब का। तो वर्ब में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है वर्ब सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता क्या है कि वर्ब हम लोग किसको बोलते हैं, तो द वर्ड विच शोज एन एक्शन, वैसा शब्द जो किसको दिखाएगा, सोज मतलब दिखाना, किसको दिखाएगा तो एक्शन को दिखाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एग्जाम्पल बहुत सारा है, गो, रन, टॉक, स्लीप, टीच, रीड, नो, ETC कर देते हैं। ठीक है, तो जितना भी दुनिया में एक्शन होगा वो सारा किस में आ जाएगा, वर्ब में आ जाएगा। क्लियर है। अब वर्ब क्यों इम्पोर्टेंट है, आखिर उसको हम लोग जानते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो कल जो नहीं हुआ था क्लास उसमें भी बताए थे और आज फिर से देख लीजिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हम बोलेंगे राधा बॉट ए कार। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, राधा लाफ्ड। थर्ड नंबर एग्जाम्पल में क्या है, स्टॉप। और डी नंबर में क्या है, ओपन द डोर। ठीक है, तो ये सारा एग्जाम्पल है आपके सामने। अब इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि ये रहा वर्ब, यहाँ ये, यहाँ और यहाँ पे। तो ये सारा सेंटेंस समझ में आ गया होगा क्योंकि सारा सेंटेंस हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि कौन सेंटेंस किसको हम लोग सिंपल बोलेंगे, कंपाउंड क्या क्या, ये सारा तो हो चुका था, क्लाउज वगैरह। उसके बाद फंक्शन के आधार पे असर्टिव था, इंटेरोगेटिव था, ऑप्टेटिव, ये सारा हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि इसमें आ रहा है वर्ब, लीजिए यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। इसमें ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है केवल, इसमें ना तो सब्जेक्ट ना तो ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है ये डोर। तो इससे ये समझ में आ गया कि वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहे ना रहे किसका इंपॉर्टेंस है ज़्यादा, वर्ब का। यानी कि वी कांट फॉर्म एनी सेंटेंस विदाउट वर्ब, हम लोग बिना सेंटेंस में वर्ब का सेंटेंस नहीं बना सकते। अगर आपको सेंटेंस बनाना है, इफ़ यू वांट देन यू हैव टू चूज फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब। ठीक है, मतलब आपको सबसे पहले वर्ब को चूज करना होगा। ठीक है, आफ्टर देन यू कैन टेक सब्जेक्ट वाट एवर यू वांट। तो आप अगर सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो इसमें मोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये वर्ब। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड वर्ब है। क्यों, क्योंकि वर्ब देख रहे हैं कि सब में आ रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस बन गया। इसमें ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब है कि बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है। अब हम लोग क्या कहेंगे कि वर्ब से डायरेक्ट टच में कौन कौन सा चैप्टर, तो लीजिए टेंस, जो बिना वर्ब के नहीं बन सकता, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग। ठीक है, और भी कुछ चैप्टर्स है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो
हाँ डायरेक्ट टच में है किसके, वर्ब के, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जितना भी ग्रामर में चैप्टर है वो तो वर्ब के बिना नहीं बन सकता है, बट ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमने लिख दिया है। अब हम लोग जानेंगे कि वर्ब का आगे क्या है, क्या बेसिक में और हम लोग क्या जान सकते हैं इसको, ताकि जब हम लोग कोई चैप्टर पढ़े तो वहाँ पर हम लोग वर्ब से कोई भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पाए। क्लियर। तो आइए हम लोग जानते हैं वर्ब का आगे। तो इंपॉर्टेंट क्यों है, वर्ब समझ में आ गया, क्योंकि बिना वर्ब के आप सेंटेंस को फॉर्मेट नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बिना भी बन सकता है, जैसे ये सेंटेंस है। क्लियर। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ब का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब बिना वर्ब के वी कांट फॉर्म एनी सेंटेंस। बिना सब्जेक्ट के तो बना सकते हैं, बिना ऑब्जेक्ट के बना सकते हैं, लेकिन बिना वर्ब के नहीं बना सकते हैं। अब आगे आते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं टाइप्स। किसका टाइप्स भाई, तो वर्ब का टाइप्स। तो वर्ब का टाइप में हम लोग पहला देखेंगे क्या, मेन वर्ब, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा हम लोग देखेंगे लिंकिंग वर्ब, ठीक है। आइए देखते हैं, मेन वर्ब को समझते हैं सबसे पहले, फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब पे तरफ जाएंगे, फिर हम लोग लिंकिंग वर्ब पे तरफ जाएंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट को लेके चलते हैं ताकि आसानी से समझ में आप लोग को आ जाए। क्लियर। तो आइए हम लोग मेन वर्ब पे चलते हैं सबसे पहले, और मेन वर्ब के बाद फिर हेल्पिंग, फिर लिंकिंग वर्ब, सब पे चला जाएगा धीरे धीरे, सारा का बेसिक देखा जाएगा कि आखिर इसमें बेसिक सारा का क्या है। तो मेन वर्ब से क्या हम लोग करते हैं भाई, तो मेन वर्ब का मेन पर्पस क्या है, एक्शन को बताना। मेन वर्ब का मेन काम क्या है, एक्शन को बताना। पहला चीज दिमाग में रख लीजिए कि मेन वर्ब का मेन काम क्या है, एक्शन को बताना। मेन वर्ब में होता क्या है, फॉर्म होता है। ध्यान से रख लीजिए, फॉर्म मतलब रूप होता है। अब वो जो फॉर्म होगा वो किस फॉर्म में होगा, तो हम लोग लिख देते हैं भी से शॉर्ट फॉर्म हो गया वर्ब, वर्ब का वन फॉर्म यानी मेन वर्ब का V1, मेन वर्ब का V2, मेन वर्ब का V3 और मेन वर्ब का V4। अब V5 जो होता है ना, वो कोई मेन वर्ब का पार्ट नहीं है, मेन वर्ब का फॉर्म नहीं है। होता क्या है कि मेन वर्ब में जो V1 है उसी का सिंगुलर हो जाता है V5, तो हम लोग V5 को अलग से नहीं लिखेंगे, V1 के साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे पास फॉर्म कितना है मेन वर्ब का, V1, V2, V3 और V4, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, जैसे गो को लेके चलते हैं। तो गो हो गया V1, इसका हो गया V2 बेंट, इसका V3 हो जाएगा गॉन, और V4 में क्या होता है, V1 में ING लगा देते हैं, तो V1 क्या है, गो में ING लगा देंगे तो हो जाएगा गोइंग, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये हो गया V1, ये V2, ये V3, V4। तो दुनिया में जितना भी मेन वर्ब है उसका फॉर्म होगा V1, V2, V3, V4। क्लियर है। अब इसका नाम देख लेते हैं। तो V1 होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस फॉर्म। बेस फॉर्म कहने का मतलब है कि ये ओरिजिनल फॉर्म है। दुनिया का कोई भी वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होगा उसको V1 बोलेंगे, यानी उसको बेस फॉर्म। बेस फॉर्म से अगर V2 के जाएंगे तो इसको बोलेंगे पास्ट फॉर्म। अब पास्ट फॉर्म इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस वर्ब का यूज ओनली केवल कहाँ होता है, पास्ट में होता है। V3 को बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म। अब इसको परफेक्ट फॉर्म क्यों बोलते हैं, तो जब टेंस वगैरह पढ़ाया जाएगा तो समझ में आ जाएगा। V4 को बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, यानी ये कंटिन्यूअस फॉर्म में ही आएगा। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, वो टेंस देखेंगे तब, अभी केवल इसका नाम देख लीजिए। और जो V5 होता है वो कोई अलग वर्ब नहीं होता है, वो V5 होता है V1 का सिंगुलर फॉर्म। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात ये है कि V5 हम लोग क्या करते हैं, तो V5 बनाते हैं V1 में S या ES लगा के। V1 में क्या लगा देते हैं, S या ES, तो बन जाता है V5। तो गो में S या ES लगा देंगे तो गो में लगेगा ES, तो हो जाएगा गोज, बन गया V5। अब ये कोई अलग फॉर्म नहीं है मेन वर्ब का, ये V1 का ही सिंगुलर फॉर्म है। तो जब हमको सिंगुलर फॉर्म का बात करना होगा तो V5 लिखेंगे। तो जब V5 सिंगुलर फॉर्म V1 का बना है तो ऑटोमेटिक ये प्लूरल फॉर्म हो गया। क्लियर है। अब आप लोग कहिएगा कि सर V1 प्लूरल का V5 सिंगुलर बन गया, लेकिन बाकी का तो कोई प्लूरल सिंगुलर नहीं है। तो जिसका कोई प्लूरल सिंगुलर नहीं है वो अकेले है, वो प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। तो V2
प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है, V3 प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है, और V4 प्लूरल भी सिंगुलर की इसका अलग कोई फॉर्म नहीं है। V1 का था सिंगुलर V5 तो ये अपने आप में प्लूरल हो गया, क्योंकि इसका सिंगुलर बनाएंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। वर्ब दुए कैटेगरी में आ सकता है, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। तो V1 का सिंगुलर V5 तो था, इसीलिए V1 को हम क्या बना लिए, प्लूरल। V2 का कोई नहीं था, इसलिए प्लूरल सिंगुलर दोनों। V3 का भी प्लूरल सिंगुलर दोनों, V4 का भी प्लूरल सिंगुलर दोनों। तो अगर कोई बोलेगा कहीं पे भी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो V1 लगेगा या V5, तो जब बात सब्जेक्ट सिंगुलर का होगा तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब लगेगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कौन सिंगुलर है, V5, क्योंकि V1 प्लूरल और V5 सिंगुलर है। लेकिन अगर बोल देगा कि V2 लगेगा सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ कि नहीं लगेगा, तो V2 तो भाई सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो V2 को चेक नहीं करना है। उसी प्रकार V3 को चेक नहीं करना है और V4 को भी चेक नहीं करना है। जब सब्जेक्ट बोले सिंगुलर और प्लूरल तक केवल आप V1 या V5 को चेक कीजिए, क्योंकि यही दो अलग अलग होता है, ये प्लूरल है V1 और इसका V5 सिंगुलर है। अदरवाइज ये तीनों वर्ब को चेक करने का जरूरत नहीं है सब्जेक्ट के साथ, क्या कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब भी V2 लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब भी V2 लग सकता है, क्योंकि ये दोनों है अपने नेचर में। V3 भी दोनों है, V4 भी दोनों, यानी ये तीनों में चेक करने का जरूरत नहीं है। क्लियर। तो फॉर्म समझ में आ गया मेन वर्ब का। मेन वर्ब का काम किसको दिखाना है, तो एक्शन को दिखाना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम बेसिक चीज़ को जानते हुए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझने में कोई भी चीज़। इसका फॉर्म का नाम याद कर लीजिएगा कि बेस फॉर्म कौन है, पास्ट फॉर्म कौन है, कौन सिंगुलर प्लूरल दोनों है और कौन केवल प्लूरल और केवल सिंगुलर है। ठीक है, चलिए हम धीरे धीरे चलते हैं देखते हुए। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब का काम क्या है भाई, एक्शन को दिखाना। क्या है, एक्शन को दिखाना। ठीक है, एक्शन। तो एक्शन को दिखाएगा तो इसमें एक्टिविटी होगा, एक्टिविटी मतलब कोई काम होगा। ठीक है, अब यहाँ बात समझने वाला ये है कि जब मेन वर्ब को हम एक्शन दिखाते हैं तो मेन वर्ब को एक्शन दिखाने के लिए हम दो तरीका से दिखाते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा ट्रांजिटिव, ठीक है, और एक होता है हम लोग का इनट्रांजिटिव। यानी मेन वर्ब में दो टाइप में बढ़ जाता है, एक हो गया ट्रांजिटिव और एक हो जाएगा इन ट्रांजिटिव। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से रखिएगा कि मेन वर्ब वैसा मेन वर्ब जिसके बाद क्या होगा, हैव ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वैसा मेन वर्ब जिसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। समझ जाइएगा वो क्या है, ट्रांजिटिव है। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि इनट्रांजिटिव हम किसको बोलेंगे, तो वैसा मेन वर्ब जिसके बाद क्या नहीं आएगा, डोंट हैव ऑब्जेक्ट्स। बात को पकड़िएगा यहीं से। ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट है तो वो मेन वर्ब जो एक्शन को दिखाएगा वो ट्रांजिटिव कहलाएगा, और वैसा मेन वर्ब जो एक्शन को दिखाएगा लेकिन अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता है उसको क्या बोलेंगे, इनट्रांजिटिव। ऑब्जेक्ट लेने के लिए वर्ब से क्या रिप्लाई पूछना है, बहुत बार बता चुके हैं। वर्ब से क्या रिप्लाई आना चाहिए, व्हाट या होम का। किसका रिप्लाई आना चाहिए, व्हाट या होम। अगर किसी वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई आ रहा है, कैसे आ रहा है अभी दिखाएंगे। और अगर व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं आएगा तो समझ जाइएगा वो इनट्रांजिटिव यानी ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, और ऑब्जेक्ट लेगा तो व्हाट या होम का रिप्लाई देगा और वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए इसको ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव क्या होता है बहुत अच्छे से समझाते हैं अभी। ठीक है, ये नंबर एग्जाम्पल में देखना है, राधा प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो राधा, अब यहाँ पे सबसे पहले आना है वर्ब पे। वर्ब में एक्शन हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, जो काम को करता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। ठीक है,
अब हमको चेक करना है कि ये काम को कर रहा है, मतलब काम कोई हो रहा है इससे प्ले से। तो जो एक्शन हो रहा है तो ये कौन सा वर्ब हो गया भाई? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में ये ट्रांजेटिव है या इनट्रांजेटिव है, इसको चेक करना है। तो ट्रांजेटिव होगा तो ऑब्जेक्ट लेगा, इनट्रांजेटिव ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। ऑब्जेक्ट कैसे लेगा? तो वाट या हुम। तो राधा प्लेड वाट, राधा क्या खेलती है? तो वाट का आंसर आ गया तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब जो ऑब्जेक्ट बन गया ये, तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजेटिव बोलेंगे। तो ये ट्रांजेटिव हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा क्या, एक और एग्जाम्पल। राधा फेल डाउन। अब ये फेल से एक्शन हो रहा है गिरने का, ठीक है। अब एक्शन हो रहा है तो ये अपने आप में मेन वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब में चेक करना है फिर से ट्रांजेटिव या इनट्रांजेटिव, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेन वर्ब से काम तो हो रहा है। अब काम हो रहा है तो अपने बाद देखते हैं कि ये तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फेल हुआ कौन? तो ये राधा। अब ध्यान से देखना है क्या, राधा फेल वाट, राधा क्या गिरी? राधा हुम मतलब किसको? तो न वाट का रिप्लाई आ रहा है और न हुम का रिप्लाई आ रहा है, न वाट का ही रिप्लाई वर्ब से आया, न हुम का रिप्लाई आया, दोनों में से किसी का रिप्लाई नहीं आया। तो बउआ ये आपका नहीं बनेगा ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं बना तो मेन वर्ब क्या हो जाएगा? ये इनट्रांजेटिव। और इनट्रांजेटिव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है। क्या क्या आ सकता है? तो इनट्रांजेटिव के बाद या तो एडवर्ब आएगा या तो प्रीपोजिशन आ सकता है, ठीक है। अब ये डाउन किसको बता रहा? प्लेस, जगह को बता रहा है। कहाँ? वेयर का रिप्लाई। तो वैसा मेन वर्ब जिससे वेयर का रिप्लाई बताएगा वो एडवर्ब कहलाएगा। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं आया, एडवर्ब आया। तो एडवर्ब जो है ना वो आप ट्रांजेटिव के बाद भी, मतलब ट्रांजेटिव और इनट्रांजेटिव, ठीक है। तो ट्रांजेटिव क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट लेगा तो ट्रांजेटिव बनेगा। इनट्रांजेटिव क्या कहता है? वो सेट, एक मिनट वेट कीजिए, स्टार्ट करते हैं। लाइट कट गई है तो आइए, लाइट आ गई है, देखते हैं। तो हम बता क्या रहे थे कि ट्रांजेटिव और इनट्रांजेटिव वर्ब दोनों में क्या है कि ये ट्रांजेटिव ऑब्जेक्ट लेगा, इनट्रांजेटिव ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। लेकिन ये दोनों एक्चुअल में है तो वर्ब ही। तो जो वर्ब है तो वर्ब का विशेषता बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? एडवर्ब का। तो आप ट्रांजेटिव के बाद भी एडवर्ब लिख सकते हैं, इनट्रांजेटिव के बाद भी एडवर्ब लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट केवल ट्रांजेटिव के बाद ही लिखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए कितना बार क्या क्या करना है? वाट या हुम का रिप्लाई देना है, ठीक। अब हम लोग इसको थोड़ा दूसरे तरीका से और सीखने का कोशिश करते हैं ताकि इस पे और ज्यादा क्या क्लैरिटी आ जाए कि क्या होता है, ठीक है। तो मेन वर्ब जब ऑब्जेक्ट लेगा तो ट्रांजेटिव कहलाएगा, और वैसा मेन वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो इनट्रांजेटिव कहलाएगा। और वर्ब जो है मेन वर्ब, चाहे वो ट्रांजेटिव हो चाहे इनट्रांजेटिव, इसका विशेषता एडवर्ब बता सकता है। तो दोनों के साथ एडवर्ब लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला में एडवर्ब नहीं लिखे, लिख सकते थे बेल। क्लियर? तो आप क्या कीजिएगा कि ये मेन वर्ब को पहचानने का यही तरीका है, ऑब्जेक्ट और विदा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि आप लोग को पूरा क्लियर इस बार हो जाए कि ये मेन वर्ब में कैसे ऑब्जेक्ट वगैरह पकड़ना है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो मेन वर्ब है इसको तरह दूसरे तरीका से देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। मेन वर्ब में क्या होता है कि एक्टिविटी होता है, एक्टिविटी मतलब कुछ काम होगा। तो अगर सब्जेक्ट के द्वारा ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट के द्वारा काम होगा, यानी सब्जेक्ट कुछ काम करेगा, तो वह मेन वर्ब किस में आएगा? डूइंग में। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट कुछ काम करेगा तो किस में आएगा? डूइंग में आएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट को कुछ होगा, इसमें सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट को कुछ होगा
ठीक है, तो वो हो जाएगा हैपनिंग, यानी वैसा मेन वर्ब जिससे सब्जेक्ट कुछ काम करेगा तो डूइंग, और वैसा मेन वर्ब जिससे सब्जेक्ट को वो काम हो जाए, सब्जेक्ट को ही उस काम से हो जाए। तो समझ जाइए कि सब्जेक्ट को जब कुछ हो जाएगा तो हैपनिंग, सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जाएगा तो डूइंग। क्लियर है, ये दोनों मेन वर्ब ही हैं। अब होता क्या है कि इसको समझने के लिए हम लोग ऊपर मिटाते हैं, एग्जाम्पल्स को देखते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा से समझ में आ सके। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बात को पूरा क्लियर अभी हो जाएगा। ए नंबर एग्जाम्पल में है क्या, राम प्लेड क्रिकेट। बी नंबर में राम गोज टू पटना। और सी नंबर में हिज फादर डाइड यस्टरडे। ठीक है, तीनों में देखना क्या है कि यहाँ वर्ब, यहाँ वर्ब और यहाँ वर्ब। ठीक है, तीनों मेन वर्ब भी है, ये V2, ये V5, ये V2 है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। तो खेलने का काम कर रहा है तो वैसा मेन वर्ब जिसमें सब्जेक्ट कुछ काम करेगा वो क्या कहलाएगा भाई, डूइंग। इसमें राम जाने का काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो ये भी किस में आ जाएगा, डूइंग में। ठीक है, और इसमें हिज फादर कुछ काम किए कि हिज फादर को कुछ हुआ, तो डाई मतलब होता है मरना, न कि मारना। तो मरे तो यानी कि हिज फादर, इनके पिताजी कुछ किए नहीं, इनके पिताजी को कुछ हुआ है तो मर गए। तो ये आपका जो मेन वर्ब है, ये कुछ हुआ तो ये हो जाएगा हैपनिंग। यानी मेन वर्ब से अगर कुछ काम सब्जेक्ट करेगा तो वो डूइंग मेन वर्ब कहलाएगा, और वैसा मेन वर्ब जिससे काम मेन वर्ब के सब्जेक्ट को ही कुछ हो गया तो उसको हैपनिंग बोलेंगे। अब याद रखिए यहाँ राम प्लेड वाट, यानी कि ये जो मेन वर्ब है डूइंग, इसमें आप वाट का रिप्लाई पूछ सकते हैं। तो वाट का रिप्लाई पूछे तो डूइंग जो है वो क्या बन गया, ट्रांजिटिव। अभी तो बताया था तुरंत कि वैसा मेन वर्ब जो ऑब्जेक्ट को लेगा, तो क्रिकेट तो ऑब्जेक्ट हो गया प्ले का, तो जब ऑब्जेक्ट हो गया तो ये डूइंग था। डूइंग क्यों था, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा, तो मेन वर्ब डूइंग ट्रांजिटिव बन सकता है। क्यों, क्योंकि मेन वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा और उस मेन वर्ब को ट्रांजिटिव बोलते हैं। और ट्रांजिटिव क्या बन सकता है, डूइंग, या डूइंग क्या बन सकता है, ट्रांजिटिव। दोनों तरह से याद कर लीजिएगा। डूइंग किसको बोलेंगे, वैसा मेन वर्ब जिसमें सब्जेक्ट कुछ करेगा तो वो डूइंग हो गया। ठीक है, और डूइंग क्या बन सकता है, ट्रांजिटिव बन सकता है। क्लियर है, आगे आइए। राम गोज वाट, राम गोज हुम। राम क्या गया, राम किसको गया, न वाट का रिप्लाई आया न हुम का रिप्लाई आया। यानी कि गो मेन वर्ब डूइंग तो है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन क्या इसमें ऑब्जेक्ट आया, तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव। तो याद रखिएगा कि वैसा मेन वर्ब जो डूइंग यानी सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जा रहा है वो डूइंग ट्रांजिटिव भी बन सकता है और इंट्रांजिटिव भी बन सकता है। क्लियर है, डूइंग मतलब कौन मेन वर्ब जिसमें सब्जेक्ट कुछ करेगा, और डूइंग दोनों है। डूइंग अगर ऑब्जेक्ट ले लिया तो ट्रांजिटिव, और डूइंग अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिया तो इंट्रांजिटिव। क्योंकि अभी तुरंत पढ़ा क्या है पीछे की, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या है, ऑब्जेक्ट लेगा तो ट्रांजिटिव, नहीं लेगा तो इंट्रांजिटिव। मतलब कि डूइंग दुनिया में जितना भी वर्ब है जिससे सब्जेक्ट कुछ करेगा वो ट्रांजिटिव भी बन सकता है, इंट्रांजिटिव बन सकता है। क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट। हिज फादर डाइड, डाइड क्या हो गया, हैपनिंग। अब यहाँ पे कुछ हुआ है, सब्जेक्ट को किया तो नहीं है तो वो हैपनिंग हो गया। और डाई जो मेन वर्ब है वो अपने बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता, इसीलिए क्योंकि इसके बाद देखिएगा वाट या हुम का रिप्लाई नहीं आएगा। क्लियर है, डूइंग के बाद वाट या हुम का रिप्लाई आएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो नहीं ऑब्जेक्ट होगा तो डूइंग क्या है, ट्रांजिटिव बन गया, इंट्रांजिटिव बन गया। लेकिन हैपनिंग कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, यानी वैसा मेन वर्ब जो हैपनिंग को बताता है जिसमें सब्जेक्ट को कुछ हुआ है वैसा मेन वर्ब हैपनिंग कहलाएगा। और हैपनिंग अपने बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, इसलिए ये हमेशा क्या होगा, इंट्रांजिटिव। देखिए तो कोई मैटर क्लियर है, दिक्कत है क्या यहाँ पे कुछ भी, तो फिर से देख लीजिए दूसरा तरीका से।
ट्रांजेटिव कौन बन सकता है? डूइंग। इनट्रांजेटिव कौन बन सकता है? हैपनिंग वाला भी और डूइंग वाला भी, दोनों तरीका से देखना है। डूइंग वाला क्या बन सकता है? ट्रांजेटिव और इनट्रांजेटिव दोनों। हैपनिंग वाला केवल क्या बनेगा? इनट्रांजेटिव बनेगा। अब आ जाइए दूसरा तरीका से, इनट्रांजेटिव कौन बन सकता है? हैपनिंग वाला तो इनट्रांजेटिव है ही, डूइंग वाला जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा वो भी इनट्रांजेटिव बन सकता है। ट्रांजेटिव केवल कौन बनेगा? तो डूइंग वाला ट्रांजेटिव बनेगा। दोनों तरफ से देखना है, ठीक है। डूइंग वाला क्या क्या बन सकता है? ट्रांजेटिव और इनट्रांजेटिव दोनों। तो डूइंग वाला यानी सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जाएगा, व्हाट या होम का रिप्लाई आएगा तो ट्रांजेटिव। सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जा रहा है, व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं आएगा तो इनट्रांजेटिव। क्लियर है? लेकिन हैपनिंग वाला में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दम अभी देखिएगा। तो सब्जेक्ट के द्वारा सब्जेक्ट कुछ काम करेगा तो डूइंग, सब्जेक्ट को कुछ होगा तो हैपनिंग। डूइंग वाला क्या क्या बन गया भाई? ट्रांजेटिव और इनट्रांजेटिव दोनों। और हैपनिंग वाला केवल और केवल क्या बन गया? इनट्रांजेटिव। अब जल्दी से एक क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग को आंसर देना है। हिज फादर डाइड सीता, चाहे चलिए सीता ही लिख दीजिए, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि डाई मतलब होता है मरना। तो ये एक्शन तो हो रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट के द्वारा किया नहीं जा रहा, सब्जेक्ट को हो रहा है। सब्जेक्ट को कुछ हुआ तो लीजिए ये मेन वर्ब कौन सा हो गया? डूइंग की हैपनिंग। और आप लोग कहिए कि सर हैपनिंग वाला कभी भी इनट्रांजेटिव नहीं बनेगा, हमेशा क्या रहेगा? इनट्रांजेटिव। और इनट्रांजेटिव किसको बोलते हैं? जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। अब यहाँ पे तो सीता नाउन है, और नाउन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही बनेगा, क्योंकि इस वाक्य में सब्जेक्ट तो हिज फादर हो गए। अब हैपनिंग वाला इनट्रांजेटिव है तो ऑब्जेक्ट कहाँ से लेगा? ये डूइंग रहता तो सोच सकते थे व्हाट या होम का रिप्लाई आता तो ऑब्जेक्ट हो जाता, लेकिन हैपनिंग वाला इनट्रांजेटिव वर्ब है, और इनट्रांजेटिव वर्ब के बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो आप लोगों को क्या सिखाए थे कि ऑब्जेक्ट वाक्य में दो चीज ले सकता है, या तो वर्ब या तो प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट तो बनने से रहा, बन नहीं सकता है क्योंकि इनट्रांजेटिव हैपनिंग है, इनट्रांजेटिव ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। तो लीजिए वर्ब काट दिए, क्या बच गया ऑप्शन आपके पास? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है। आप कहिए सर कौन सा प्रीपोजिशन लगाएं? तो वही तो प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ाएंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन सुटेबल होगा इसके बाद। क्लियर? यहाँ पे आप फॉर भी लिख दीजिएगा तो सही हो जाएगा, विथ भी लिख दीजिएगा तो सही हो जाएगा। लेकिन क्यों सही हो जाएगा वो प्रीपोजिशन चैप्टर में देखेंगे। तो जब वैसा वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं ले और ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट उस वर्ब का नहीं बना के किसका बना देना है? प्रीपोजिशन। और कौन प्रीपोजिशन का बनेगा वो प्रीपोजिशन चैप्टर देखेंगे तो पता चलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो इनट्रांजेटिव वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो किसको काट देना है कि लगा देना है? तो आप लोग का आंसर है कि सर लगा देंगे। किसको लगा देंगे? प्रीपोजिशन। और उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वो बन जाएगा। क्लियर हुआ? आया समझ में कि नहीं आया? चलिए एक और आपका दम क्वेश्चन यहाँ पे पूरा कभी देखिए, ये रटना नहीं है कि ये लगेगा तो वो लगेगा तो फलना चिलना, कुछ भी नहीं, नथिंग। केवल कॉन्सेप्ट को समझिए। सारा क्वेश्चन अभी आपकी आंखों के सामने से बनता हुआ नजर आएगा। ई नंबर, रोहन डिमांडेड फॉर ₹500। एकदम ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम लोग को आना है किस पे भाई? वर्ब। चलिए आप लोग जल्दी बताइएगा कि डूइंग है या हैपनिंग? सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट को कुछ हो रहा है? तो रोहन डिमांड किया, तो रोहन कुछ कर रहा है कि रोहन को कुछ हो रहा है? रोहन कर रहा है। तो कर रहा है तो ये जो मेन वर्ब है इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? डूइंग। अभी तो बताए थे कि डूइंग क्या बन सकता है? ट्रांजिटिव भी और इनट्रांजिटिव भी। अब ट्रांजिटिव बनेगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और इनट्रांजिटिव बनेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। यही तो करना है। अब हम क्या बताए थे? अब आप लोग कहिएगा सर
इसको इंट्रांजिटिव मान लीजिए ना, डूइंग है तो का है भाई, इसके बाद तो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है वाक्य में। ये जो 500 है ये फॉर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यही ना है आप लोग का कॉन्सेप्ट कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब का तो ऑब्जेक्ट आया नहीं, तो डूइंग जो ऑब्जेक्ट नहीं लिया तो इंट्रांजिटिव। लेकिन एक सेकेंड यहाँ पे रुकिए, पहले डूइंग से जब तक आप वाट या हुम का रिप्लाई नहीं पूछिएगा तब तक आगे नहीं बढ़ना है। अब रोहन डिमांडेड वाट, क्या ये 500 रुपया इस डिमांड वाट से रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रोहन डिमांड क्या किया था? 500 रुपया का। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 500 रुपया ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है प्रीपोजिशन फॉर का, एक्चुअल में ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये डिमांडेड का, क्योंकि डिमांड से वाट का रिप्लाई आ रहा है। लीजिए फॉर को काट दीजिए। ये कहने का मतलब तो इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो वैसा मेन वर्ब जिससे वाट या हुम का रिप्लाई आएगा उसके ऑब्जेक्ट और उस वर्ब के बीच में प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। अब ये क्या होगा आगे पढ़ाएंगे, तो यही लीजिए, डिमांड क्या नहीं लेता है? फॉर, काट दिया टीचर। क्यों नहीं लेता है भाई? डिमांड फॉर क्यों नहीं लेगा? ये रीजन है इसका क्यों नहीं लेने का। हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे कि लीजिए इंटर इंटू काट दीजिए, इंटर में इंटू नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा ये बताएंगे। ये इंटर वर्ब है, अपने बाद इंटू क्यों नहीं लेगा? डिमांड फॉर क्यों नहीं लिया? डिमांड इसीलिए फॉर नहीं लिया क्योंकि डिमांड अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है किसका रिप्लाई देके? वाट का। तो जब डिमांड का ऑब्जेक्ट ये हो ही गया तो फॉर क्यों लिखना? फॉर वो लोग लिखता है जो हिंदी का सहारा लेगा। रोहन डिमांड किया 500 रुपया के लिए। फॉर मतलब तो के लिए आप लोगों को पता होगा, लेकिन भूल जाइए फॉर प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन का कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ फॉर नहीं लगेगा। तो वैसा मेन वर्ब जो डूइंग हो, अगर वाट या हुम का रिप्लाई आ गया तो उस मेन वर्ब का ही ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा, बीच का प्रीपोजिशन काट दीजिएगा। और वैसा मेन वर्ब जो हैपनिंग होगा अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेगा, तो ऑब्जेक्ट तो ले नहीं सकता है, तो बीच में प्रीपोजिशन लगा दीजिएगा। क्लियर हुआ? इसी को बोलते हैं मेन वर्ब का ट्रांजिटिव कौन होगा, इंट्रांजिटिव कौन होगा। ठीक है, तो रट्टा नहीं मारना है कि डिमांड के बाद फॉर नहीं लगेगा, इंटर के बाद इनटू नहीं लगेगा, स्ट्रेस के बाद ऑन नहीं लगेगा। ठीक है, सारा चीज को रटिए नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। कोई भी वर्ब होगा वो या तो वो डूइंग ही होगा या तो हैपनिंग होगा। मेन वर्ब होगा तो, और डूइंग हैपनिंग होगा तो चेक कीजिए, डूइंग दोनों बन सकता है, तो डूइंग दोनों बन सकता है तो पहले वाट या हुम का चेक कर लीजिए। चेक करने में क्या दिक्कत है? चेक कर लीजिए, नहीं होगा तो आगे इंट्रांजिटिव बना दीजिए। अगर आ गया वाट या हुम का रिप्लाई तो ट्रांजिटिव बनाइए। जब ट्रांजिटिव बन गया, इसका ये ऑब्जेक्ट है, तो बीच में प्रीपोजिशन क्यों लगाएंगे? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट थोड़े बनेगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो एक चीज़ और यहाँ पे आपको हम बताते हैं, एकदम इसी से रिलेटेड पॉइंट। ठीक है, एकदम बेसिक को जानिएगा ना, बेसिक को जान जाइएगा ना, सारा क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। केवल बेसिक जानना है। टीचर बेसिक न पढ़ा के स्टूडेंट का क्या करता है, सारा गोल मट्टा कर देता है साहब। ठीक है, और बहुत सारा स्टूडेंट बेसिक पढ़ना है, नहीं हम जानते हैं, आई नो एवरीथिंग। एवरीथिंग क्या है ये नहीं पता है, तो भाई सब चीज़ पढ़िए, बेसिक को इग्नोर मत कीजिए। बेसिकों को इग्नोर करने लगता है स्टूडेंट ज़्यादा। देखिए स्मार्ट बनिए, लेकिन उसके आगे प्रीपोजिशन ओवर नहीं लगाइए, ओवर स्मार्ट मत बनिए। तो बेसिक पढ़िए, बिना बेसिक के काम नहीं चलेगा। खासकर हम पढ़ाएंगे उस पर तो कभी नहीं चलेगा बिना बेसिक के काम। अब नाउन स्टार्ट करेंगे चैप्टर अगर पढ़ाना, वहाँ बेसिक हम पढ़े हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर नाउन स्टार्ट करेंगे तो बहुत चीज़ आप लोग नहीं भी जानते होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और उसको अलग तरीके से नाउन पढ़ाया जाएगा, चाहे प्रोनाउन कोई भी चैप्टर में पढ़ाएंगे तो आइए अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे। राधा गेव मी अ पेन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वर्ब है गेव, तो आप लोग कहिएगा कि सर राधा कुछ काम कर रही है देने का, तो डूइंग। तो वैसा मेन वर्ब जो डूइंग होगा वो ट्रांजिटिव भी बन सकता है, इंट्रांजिटिव भी। अब इतना तो मन में कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे जानेंगे? तो ऑब्जेक्ट लेगा, तो राधा गेव वाट, वाट का रिप्लाई दिया तो ऑब्जेक्ट,
राधा गेव हुम, किसको दी, तो मी को दी, तो ये भी ऑब्जेक्ट। यानी कि ये जो गेव है ये एक ऑब्जेक्ट के जगह कितना ऑब्जेक्ट ले लिया, 2 ऑब्जेक्ट तो लिया। तो जब ऑब्जेक्ट ले लिया तो डूइंग में क्या बन गया भाई, ट्रांजिटिव। ठीक है, अब वैसा ट्रांजिटिव वर्ब जो एक ऑब्जेक्ट लेगा, कितना ऑब्जेक्ट, एक, उस ट्रांजिटिव को हम लोग बोलेंगे मोनो। क्या बोलना है, मोनो। लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ले लेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट लिया तो मोनो ट्रांजिटिव कहना है, और एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ले लिया तो डाई ट्रांजिटिव। यानी गेव इस वाक्य में ट्रांजिटिव बन रहा है। ट्रांजिटिव में कितना ऑब्जेक्ट लिया, 2, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई ट्रांजिटिव। क्लियर है, डाई ट्रांजिटिव। अब इस पॉइंट को समझिए। ऑब्जेक्ट हमारे पास 2 तरीका से आता है, एक आता है भाई डायरेक्ट और एक आता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग उसको बोलते हैं जो किसका रिप्लाई देता है, व्हाट का, और इनडायरेक्ट किसका रिप्लाई देता है, होम का। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि थिंग वाला जितना भी ऑब्जेक्ट होगा वस्तु से रिलेटेड वो सारा डायरेक्ट, और पर्सन से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। अब जो रियल ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब का रियल ऑब्जेक्ट वो होता है कौन, डायरेक्ट। ठीक है, और ये होता है अनरियल। ठीक है, तो रियल क्यों कहा जाता है, इसका रीजन ये है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर किसी वाक्य में आएगा, ध्यान से मेरा बात को समझिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर किसी वाक्य में दोनों साथ में आ गया तो आप डायरेक्ट को वर्ब का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं केवल ओनली, लेकिन इनडायरेक्ट को वर्ब का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो 2 वो चीज़ लेगा, या तो वर्ब या तो प्रीपोजिशन। तो जब 2 ऑब्जेक्ट आ जाए किसी वाक्य में तो वो हो जाएगा डाई ट्रांजिटिव। और डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या कहता है कि एक व्हाट वाला डायरेक्ट, एक होम वाला इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट होता है रियल, किस लिए, क्योंकि ये केवल वर्ब के साथ ही आएगा, और इनडायरेक्ट वाला जो है वो वर्ब के साथ आ भी सकता है और प्रीपोजिशन के साथ भी आ सकता है। अब आप लोग बोलिए कि सर कैसे आ सकता है, तो देखिए कैसे आ सकता है। तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब इसमें भाई कौन है डायरेक्ट, तो लीजिए ये पेन वाला क्या हो गया, डायरेक्ट, और ये हो गया आपका मी क्या हो गया, पर्सन वाला, तो इनडायरेक्ट। अब हम यही ना बोले थे कि अगर हमको डायरेक्ट लिखना हो तो केवल किसके साथ लिख सकते हैं, वर्ब के साथ। ठीक है, तो लीजिए वर्ब के साथ लिखा हुआ है। अगर इस इनडायरेक्ट को लिखना हो तो वर्ब के साथ और प्रीपोजिशन दोनों के साथ भी, तो वर्ब के साथ तो लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन वाला चेक कर लेते हैं। तो राधा गेव। अब जब हमको प्रीपोजिशन के साथ लिखना होगा इनडायरेक्ट वाला तो पहले डायरेक्ट को लाइए पास में, ए पेन, तो इसका ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमको जो था इनडायरेक्ट उसको प्रीपोजिशन के साथ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, अब यही क्वेश्चन हो गया। यही तो क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के साथ भी लिखा जा सकता है, वर्ब के साथ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब वर्ब के साथ आएगा तो जस्ट उसके बगल में रखना है, तब लिखना है डायरेक्ट वाला को। ठीक है, लेकिन अगर इसको प्रीपोजिशन के साथ लिखेंगे तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, अब तो वर्ब का ऑब्जेक्ट रहा नहीं। तो जब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो उसे दूर कर दीजिए। अब आप कहिए कि सर कौन सा प्रीपोजिशन लाए, तो याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशन फॉर या टू से ही लिखना है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि टू लिखेंगे, तो जब वर्ब से रिसीविंग का काम होगा तो लगाइएगा टू, और वर्ब से बेनिफिशिएंट मतलब कि अगर किसी को लाभ होगा तो लगाइएगा फॉर, और जब कोई रिसीव करेगा
प्राप्त करेगा तो लगाइएगा 2। अब यहाँ देखिए गेव से ई लाभ हो रहा है कि रिसीव कर रहा है, तो मी रिसीव किया, पेन को रिसीव किया तो किसको लिख देंगे 2 को। क्लियर है। अगर यही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर यहाँ लिखते और ये वर्ब से किसी को लाभ होता तो हम फॉर लगाना पड़ता, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ब है इससे लाभ नहीं हो रहा है, इससे मी क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है किसको, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो राधा गेव है पेन टू मी, या टू मी क्या कर लिया, पेन को रिसीव कर लिया, इसलिए 2 लगाना पड़ा। तो आप क्या कीजिएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने का 2 तरीका है, या तो उसको वर्ब के ऑब्जेक्ट बना के लिख दीजिए, या तो उसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिख दीजिए। यानी वो ऑब्जेक्ट तो बनेगा लेकिन वर्ब का और प्रीपोजिशन दोनों का, लेकिन डायरेक्ट जो होता है वाट वाला उसको केवल और केवल वर्ब का ही ऑब्जेक्ट बनाइएगा, इसीलिए उसको रियल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ये कहानी जब वर्ब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा इससे क्वेश्चन क्रिएट होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। राधा बॉट हिम ए कार। देखिएगा ये हो गया बॉट, वर्ब, काम किया जा रहा है राधा के द्वारा खरीदने का। बॉट वाट, वाट का रिप्लाई आया तो ऑब्जेक्ट, बॉट हुम, किसको खरीदी तो हिम को खरीदी, तो ये भी ऑब्जेक्ट। अब ये कार वस्तु वाला है या वाट का रिप्लाई आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे इसको डायरेक्ट। ये होम का रिप्लाई आ रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग इनडायरेक्ट। अब क्या बोले थे कि इनडायरेक्ट वर्ब का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है और प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। अगर वाट वाला और होम वाला दोनों साथ में, अगर मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर वाक्य में दोनों साथ में आ जाए तो आप इनडायरेक्ट को वर्ब का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि ये अनरियल यानी रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। रियल ऑब्जेक्ट कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो लीजिए राधा बॉट, अब इसका रियल ऑब्जेक्ट कौन हो गया, ये हो गया। इसको प्रीपोजिशन की सहायता से लिखना है। लीजिए बॉट ए कार। अब यहाँ पे हमको लाना है भाई प्रीपोजिशन। अभी बताए क्या थे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने का 2 तरीका, या तो फॉर से या तो टू से। तो यहाँ हिम रिसीव कर रहा है कि हिम को लाभ हो रहा है, तो हिम तो रिसीव कर नहीं रहा। राधा ने कार खरीदा हिम के लिए, तो हिम कहाँ रिसीव किया, इसमें तो कोई चर्चा नहीं है, यानी हिम को इसमें बेनिफिट हो रहा है, तो हिम को लाभ हुआ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉर लिख देंगे, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग एक ही है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप वर्ब के साथ भी लिख सकते हैं, प्रीपोजिशन के साथ भी लिख सकते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन के साथ लिखना है ये आप पे डिपेंड, सॉरी ये क्वेश्चन पे डिपेंड है, ठीक है। ये क्वेश्चन में रिसीविंग हो रहा है कि क्वेश्चन में किसी को बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। इसीलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है कार, ये रियल ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का, यानी जब भी आएगा वर्ब के साथ ही आएगा, चाहे दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों के साथ आए तब भी ये वर्ब के लिए ही आएगा, और अगर इनडायरेक्ट को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देंगे तब भी ये वर्ब के लिए ही आएगा, ठीक है। तो क्या सीखे आप लोग कि जो ट्रांजिटिव होगा वो 2 ले सकता है ऑब्जेक्ट, तो इसको डाई ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव में एक इनडायरेक्ट एक डायरेक्ट। इनडायरेक्ट को प्रीपोजिशन के साथ लिख सकते हैं, डायरेक्ट को कभी प्रीपोजिशन के साथ नहीं लिख सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही हम लोग रहने देते हैं। आप लोग पहले रिवीजन कर लीजिए पूरा अच्छे तरह से वर्ब का, फिर नेक्स्ट हम लोग जब सेशन लाएंगे इसमें वर्ब का सेशन जो बेसिक नेक्स्ट आएगा इसके जस्ट बाद कल वाले क्लास में, तो हम लोग इसको इसके बाद और देखेंगे, और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है वर्ब का बेसिक में, उसको सीखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको अपना रिवीजन कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।